बच्चों, आज हम लोग जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह आपकी पूरक पुस्तिका कृतिका भाग 1 से है। कृतिका भाग 1 में आपको जिन पाठों का अध्ययन करना है उसमें ये 5 पाठ हैं, जिसमें से इस जल प्रलय में पाठ आपको नहीं पढ़ना है या ओमिटेड है। और हम लोग जिस पाठ का आज अध्ययन करेंगे वह है मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने अपने आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं उनके विषय में यहाँ पर बताया है। वो माँ हैं, नानी हैं, दादी हैं, इन सब के विषय में बात की है यहाँ, और उनके सब के विषय में बताया है। इसीलिए इस पाठ का नाम मेरे संग की औरतें रखा है। पाठ आरंभ करते हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिसके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। लेखिका यहाँ बताना चाहती हैं कि उनकी एक नानी थी। जाहिर सी बात है, सबकी नानी होती है। उन्होंने भी कहा कि मेरी एक नानी थी, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं उन्हें। क्यों? क्योंकि उनकी माँ की शादी से पूर्व ही नानी की मृत्यु हो गई थी और नानी से उन्होंने कभी कहानियाँ नहीं सुनी। बहुत कहा जाता है ना कि नानी कहानियाँ सुनाती हैं। नानी की कहानी सुनने के लिए बच्चे नानी के घर जाते हैं छुट्टियों में। ऐसे तो लेखिका ने कभी नानी से कहानी नहीं सुनी। इसी कारण वे कहती हैं कि शायद इसी कारण वे बाद में लेखिका बनी और कहानियाँ लिखने लगी। नानी से कहानियाँ नहीं सुनी, लेकिन जो कुछ भी उनके बारे में सुना है, लेखिका उसके विषय में बताती हैं कि जो कुछ भी उनके बारे में सुना वो जैसी भी थी, उसका मर्म अर्थात वो वैसी क्यों थी, ये बात मुझे बाद में समझ में आया। उन्होंने कहा है कि पहले इतना ही जाना कि नानी बहुत पारंपरिक तरीके से रहने वाली अनपढ़ थी, पर्दानशी औरत थी, पर्दा करती थी, सिर पे पल्लू लेती थी, और उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर विदेश चले जाते हैं बैरिस्ट्री करने के लिए, लॉ की पढ़ाई के लिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के बाद जब वे लौटते हैं तो उनका रहन सहन बिल्कुल बदल जाता है। वे भारतीयों की तरह नहीं रहते। उनका पहनावा ओढ़ावा, बैठने का तरीका, खान पान, ये सब कुछ विदेशी हो जाता है। तो लेखिका की जो नानी थी उन्होंने अपने पति को बदलने की कोशिश नहीं की। वो जिस तरह चाहते थे उस तरह अपनी ज़िंदगी बिताते थे। लेकिन एक बात और थी कि लेखिका की नानी ने अपने ऊपर भी उसका कोई असर पड़ने नहीं दिया। उन्होंने अपनी कभी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद को अपने पति अर्थात अपने बैरिस्टर पति के ऊपर जाहिर नहीं किया। वो जैसी थी वैसी ही रहती रह गई। उन्होंने अपने ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया, ना ही अपने में बदलाव किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह रही है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिए।
कम उम्र में ही उन्हें पता चलता है कि उनकी आयु बहुत कम है, उन्हें उनकी मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने अपने लाज शर्म को छोड़कर अपने हया को एक तरफ रखकर वे मुँहज़ोरी से कहने लगी, अर्थात जिन्होंने कभी भी अपने पति से खुलकर बात भी नहीं की थी, उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मैं प्यारेलाल शर्मा जी, जो उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे मिलना चाहती हूँ। नाना जी ने भी, लेखिका की नाना जी ने भी वक्त की नज़ाकत को समझा कि वक्त कम है, लेकिन उन्होंने सवाल जवाब में समय न बर्बाद करके फ़ौरन उन्हें बुलाकर उनके सामने पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज़ था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावदार से हो। आप अपनी तरफ आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उन्हें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रहीं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। लेखिका की दादी ने सामने जब प्यारेलाल शर्मा जी को पाया तो उन्होंने कहा कि आप वचन दीजिए कि आप मेरी बेटी के लिए स्वतंत्रता सेनानी ढूंढेंगे। अर्थात मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटी की शादी किसी पढ़े लिखे या फिर विदेशी सभ्यता संस्कृति को मानने वाले किसी लड़के से हो। वह एक स्वतंत्रता सेनानी होना चाहिए। वह कहती हैं कि आज़ादी का सिपाही ढूंढकर मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो या स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ, भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। ये सब बातें सुनकर लेखिका कहती हैं कि कौन कह सकता है कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है कि लेखिका की जो नानी थी वह पर्दानशी औरत थी। आज़ादी का मतलब आजकल समझा जाता है कि पर्दा न करना और बेबाक तरीके से रहना, लेकिन यहाँ पर लेखिका यह बताना चाहती हैं कि बिल्कुल ही घरेलू रहने वाली उनकी नानी, बिल्कुल ही घर में रहने वाली, घर से कभी बाहर नहीं गई, ना ही किसी से कुछ कहा, उन्होंने कभी आज़ादी क्या होती है इसका अनुभव भी नहीं किया है। ऐसी औरत के मन में आज़ादी का ऐसा जुनून होगा। बाद में लेखिका को समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ऐसा लेखिका ने क्यों कहा है? क्योंकि जब उनके पति बैरिस्ट्री करके विदेश से लौटते हैं तो वह उनकी सभ्यता और संस्कृति को नहीं अपनाती, वह अपनी ही सभ्यता संस्कृति को अपनाती हैं और अपने ही तौर तरीके से रहती हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है कि पति किसी और तौर तरीके से रहता है और पत्नी किसी और तौर तरीके से रहती है। उन्होंने अपना जो रहन सहन है, पहनावा और अपने किसी चीज़ को अपने पति के ऊपर न थोपा, ना ही उसको अपने ऊपर लागू होने दिया विदेशी सभ्यता को। इसलिए इस बात को समझा जा सकता है कि वे देश से कितना प्रेम करती हूँ, सभ्यता संस्कृति से कितना प्रेम करती रही होंगी। इसीलिए शायद उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी ढूंढने की मांग की। ठीक है, उन्होंने नाना जी के जीवन में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रहीं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही है। लेखिका इन बातों के माध्यम से कहना चाहती हैं कि भले ही नानी जी जो हैं वह स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, लेकिन फिर भी दूसरे की तरह न जीकर अपने तरह से जीना
यह भी एक आज़ादी ही है, यह भी एक अलग तरह की आज़ादी है और यह भी एक क्रांतिकारी का ही काम है जो दूसरे के जीवन शैली को अपने ऊपर न लागू होने दे। उन्होंने कहा कि इस तरह पारंपरिक ढंग से रहने के बावजूद भी आज के हिसाब से क्रांतिकारी की कोई अहमियत नहीं होगी। जो क्रांतिकारी मतलब जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, लेकिन जो ऐसी महिला है जिसके मन में अपने देश, अपने परंपरा के लिए इतना सम्मान है, उसके मन में आज़ादी के लिए और आज़ादी के लिए लड़ने वालों के लिए कितना सम्मान रहा होगा। इसीलिए लेखिका यहाँ कहती हैं कि यह आज़ादी असली आज़ादी है, किसी के थोपे हुए जीवन को ना जीना असली आज़ादी है। लेखिका आगे कहती हैं कि खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। लेखिका यहाँ बताती हैं कि उनके पिताजी जो हैं अर्थात उनकी माँ की जिनसे शादी हुई, बड़े ही होनहार पढ़े लिखे थे और आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध के कारण उन्हें ICS के एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया था और जेब में पैसा भी नहीं था। इसलिए एक तरफ अपनी माँ के विचारों को और दूसरी तरफ अपने पति के गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने के कारण उन्हें सादा जीवन जीना पड़ता था और ऊंचे ख्याल रखने पड़ते थे। उनका आलम यह था कि खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी। खादी की साड़ी थोड़ी मोटी होती है और उस समय तो और भी मोटी होती थी और भारी होती थी और उन्हें दिन के समय में शर्मिंदगी न उठाने पड़े, इसलिए रात भर वह उसे पहनने का अभ्यास करती थी। उन्हें देखकर उनकी सास अर्थात लेखिका की दादी ने कहा था कि मेरी बहू तो ऐसी है जिसे धोई पोंछी और छीके पर टांग दी, अर्थात बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, धो पोंछ कर और कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दो। लेखिका कहती हैं कि गनीमत यही थी कि उन्हें कभी छीके पर से उतरने की पेशकश नहीं की, अर्थात जिस प्रकार लेखिका की माँ रहना चाहती थी उसी प्रकार उन्हें रहने दिया गया। उन्हें ज़बरदस्ती घर के कामों में नहीं लाया गया कि आपको ये करना ही होगा। कोई भी बहू जब विवाह कर अपने ससुराल जाती है तो सास की यह इच्छा होती है कि वह घर के कामों में हाथ बटाए। लेखिका की माँ बहुत ही नाजुक थी, उन्होंने कभी शायद घर में काम ना किया हो, इसीलिए उनकी काम करने में कोई इच्छा नहीं रहती थी। इसीलिए उनका स्वभाव इस तरह का था और जितने नाजुक वो थी उस नाजुकता को बरकरार रखते हुए ससुराल में भी किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती नहीं की किसी कार्य के लिए। वो जैसी थी वैसे ही अपने ससुराल में रहा करती थी।